हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम आप लोगों के सम्मुख पढ़ाने जो जा रहे हैं, ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हम अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को देखे नहीं होंगे तो उसे आप लोग देखिएगा। और ठीक उसी के आगे ये टॉपिक है, और इसमें जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसमें कंडीशन नंबर 2 होता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट में इसको हम फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे और सेकंड को भी एक्सप्लेन करेंगे। तब हम इसमें जानेंगे कि जो इमेज बनेगा, जो इसकी पांचों कंडीशन होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, और प्रतिबिंब का विन्यास क्या होगा, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होगा। तो कंडीशन नंबर वन, तो ये एक उत्तल दर्पण बनाया जाए और ये ठीक इसके दबे हुए तल पर हम ये कलाई कर दे रहे हैं, मतलब कि पॉलिश कर दे रहे हैं। और ये मुख्य अक्ष है, और ये दर्पण का ध्रुव है, और ये वाला वक्रता केंद्र, और ये इसका मुख्य फोकस है। और फर्स्ट कंडीशन में जब वस्तु ए बी अनंत पर हो तब, और ये ए बी ऑब्जेक्ट को हम अनंत पर रखे हुए हैं, और अनंत से ठीक दर्पण की ये सामने है, तो यहां से 2 रे ऑफ लाइन इस पर आपतित कराएंगे, मतलब लाइट, प्रकाश की किरण। तो एक प्रकाश की किरण ये हो गया, और दूसरी प्रकाश की किरण ये हो गया। जब इससे परावर्तन होगा दर्पण से, तो परावर्तन होने के पश्चात ये प्रकाश किरण इधर चली आएगी, और यहां से जब परावर्तन होगा तब ये प्रकाश किरण ये इधर आ जाएगी। और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात ये इधर साइड में आ रही है प्रकाश किरण, अर्थात ये कहीं इधर साइड में मिलेगी नहीं। और जब ये मिलेगी नहीं, मतलब फैल रही है, तब जाके हम ये कहेंगे कि इसको ठीक दर्पण के पीछे डैश डैश करके जब मिलाया जाएगा, तब जाके यहां से ये स्पष्ट रूप से पता ये हो रहा है कि मुख्य फोकस से अगर देखी जाए तो ये अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। और जब ये मुख्य फोकस से प्रतीत होगी, तब जाके ये अनंत पर रहने वाली वस्तु का इमेज जो है ये मुख्य फोकस पर यहाँ पर बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, जो रियल किरण है प्रकाश की, दर्पण से परावर्तन के पश्चात इधर ये फैलती हुई नजर आ रही है, और यहां से ये अभिसरित हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये प्रकाश की किरण है नहीं। और जब वास्तव में नहीं है, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब की जो प्रकृति जो होगी ये आभासी होगी। और जब यहाँ पर ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो ध्यान रहे ये बिंदुवत है, प्रतिबिंब बिंदुवत है, लेकिन प्रतिबिंब बन रहा होगा ऐसे, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो ये प्रतिबिंब ऐसे बन रहा होगा, लेकिन बिंदुवत होने के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको ए डैश और ये वाला हम बी डैश कह सकते हैं, एक मतलब दिखने के लिए। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति स्थान जो होगी, कब, जब वस्तु अनंत पर है उत्तल दर्पण में, तब मुख्य फोकस पर। और पहले ही हम बता चुके हैं कि कोई भी दर्पण हो, उसका अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका इमेज मुख्य फोकस पर बनेगा। और नंबर सेकेंड, प्रतिबिंब की प्रकृति जो है ये आभासी होगा, और प्रतिबिंब का विन्यास ये सीधा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार, अब आकार में आइए। आकार में बहुत छोटा, क्योंकि अनंत पर रहने वाली वस्तु को मानी जाती है कि बहुत बड़ी है, तो ये प्रतिबिंब का जो आकार है ये बहुत छोटा होगा, मतलब बिंदुवत होगा। और ये प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, अब रेखीय आवर्धन थोड़ा समझिएगा, इसमें रेखीय आवर्धन का मतलब, ये प्रतिबिंब यहाँ बहुत छोटा है, मतलब ये कह सकते कि आई ये लेस देन ओ, मतलब प्रतिबिंब जो है ये छोटा है, तो इसका मतलब कि ये अंश वाला छोटा, मतलब कि ये 3 बटा में
5, तो मतलब ये बड़ा हो गया, तो कभी भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी 1 से छोटा ही आएगा। जब 1 से ये छोटा आएगा तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आवर्धन इस कंडीशन में 1 से कम होगा। ये कंडीशन नंबर 1 की सब कहानी है। अब कंडीशन नंबर 2 पर आते हैं। कंडीशन नंबर 2, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। इसमें लेप लगा दिया जाए। ये लेप जो लगाया जाता है ये एक प्रकार कह सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का भी लेप होता है, मतलब AgNO3। अब ये दर्पण का ध्रुव हो गया और ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब यहां से एक वस्तु हम ठीक दर्पण के सम्मुख रख लेते हैं A, B, और यहां से मुख्य अक्ष के समानांतर हम प्रकाश की किरण को एक आपतित करा दिए। और जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को हम आपतित करा दिए तब दर्पण से परावर्तन के पश्चात, क्योंकि इधर तो लेप लगा है तो प्रकाश तो इधर जाएगी नहीं, तो ये परावर्तन के पश्चात ये ठीक एकदम मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। और एक प्रकाश की किरण हम वक्रता केंद्र से ठीक एकदम, क्योंकि इससे चारों दिशाओं में प्रकाश निकल रही है, तो एक वक्रता केंद्र से हम आपतित करा लेते हैं। ये जाएगी तो डायरेक्ट एकदम वक्रता केंद्र पर जाएगी। तब यहां से ये परावर्तन होने के पश्चात जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी और ये डायरेक्ट एकदम पीछे की ओर चली जाएगी प्रकाश की किरण। अर्थात हम देख रहे हैं कि ये परावर्तन के पश्चात ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, अर्थात ये फैल रही है, इसलिए ये प्रकाश की किरण कहीं इधर मिलेगी नहीं। और जब मिलेगी नहीं तब इनको पीछे की ओर यहाँ बढ़ाने पर और इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ, अब यहाँ से ये देख रहे हैं तो ये अपसरित हो रही है, तब जाके ये प्रतिबिंब जो ये बन रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है, मतलब A' और ये B'। तब जाके इस कंडीशन में भी जो प्रतिबिंब की स्थिति है, ये वस्तु AB बड़ा है A', B', मतलब प्रतिबिंब से, तो हम इस कंडीशन में भी कह सकते हैं कि जब वस्तु को दर्पण के ठीक सम्मुख रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच बनता है। तब प्रतिबिंब की ये स्थिति हो गई। और प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब देखिए, इसका फेस ऊपर है तो इसका भी फेस ऊपर है, तब जाके ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और ये वास्तव में प्रकाश की किरण यहाँ पर काट नहीं रही है, हम क्योंकि कल्पना कर रहे हैं डैश बढ़ा के। और प्रतिबिंब का विन्यास, और विन्यास ये ठीक सीधा है। और प्रतिबिंब का आकार जो है अभी भी छोटा है, क्योंकि दोनों कंडीशन में यहाँ पर छोटा ही इमेज बन रहा है। और प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, तो ये इमेज छोटा हो गया और ये ऑब्जेक्ट बड़ी हो गई, तब इसलिए आवर्धन भी 1 से कम होगा। अब आइए आगे देखते हैं दर्पणों में। अब हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये तीनों मिरर के बारे में कंप्लीट हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम तीनों के बारे में, तीनों में कौन कौन से गुण मौजूद है उसको कंप्लीट रूप से यहाँ पर समझेंगे हम लोग। दर्पण से संबंधित दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण गुण। पहल का दर्पण लेते हैं, प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर के लिए। अब प्लेन मिरर में, अब ये प्लेन मिरर हम बना लेते हैं इसमें, और ये यहाँ पर लेप चढ़ा लेते हैं, और लेप जो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का लेप इस पर चढ़ा दिया जाता है। अब ये समतल दर्पण जो है, अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, अच्छे से बढ़िया समझना है। थोड़ा देखिएगा, जब ये गोलीय दर्पण था तो इसका ये वक्रता केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर जब इसको हम दो भाग में इसको काटे थे, और ये जो था वक्रता केंद्र, और ये ध्रुव, और ठीक इसके बीचों बीच मुख्य फोकस था। तो अब इसमें क्या है कि जब इसको हम बनाए थे तो ये वाला कंडीशन इस तरह से बना था, ये वक्रता केंद्र और ये वाला मुख्य फोकस और ये दर्पण का पोल, और ये वाला लेप लगा दिए। तब ये कंडीशन में हम कंप्लीट रूप से देखे थे, अगर इसकी वक्रता को, अगर और यदि वक्रता को यदि बढ़ाई जाए, तब हम ये पाते हैं कि यहाँ पर ये हल्का सा अगर इसको और बढ़ाई जाए तो इस कंडीशन में छोटा सा वृत्त था, लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा और ये बड़ा हो जाएगा, तो मतलब वक्रता केंद्र और इधर आ जाएगा, और ये वाला जो मुख्य फोकस है और ये इधर आ जाएगा। इसको और यदि हम बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इसका हम दर्पण, गोलीय दर्पण और अगर हम बढ़ा लेते हैं तो इसका वक्रता केंद्र और यहाँ आएगा, और ये मुख्य फोकस और बड़ा हो जाएगा। अगर इसको और हम बढ़ा लेते हैं तो इसका मुख्य फोकस और इधर आएगा, और वक्रता केंद्र भी और इधर आ जाएगा। और इसको और यदि हम बड़ा यदि लेते हैं तो ये वक्रता केंद्र और इधर आएगा, और मुख्य फोकस और इधर आएगा। और जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वक्रता केंद्र भी इधर भागेगा, ठीक इसके लेफ्ट साइड में, मतलब सम्मुख, और मुख्य फोकस भी इधर एकदम भागेगा। फिर इसके बाद में बढ़ाते बढ़ाते इसको एकदम ठीक पैरेलल, एकदम सीधा अगर कर दें, एकदम स्ट्रेट अगर कर दें, तो इसको हम मानेंगे कि ये भी अनंत पर गया और ये भी अनंत पर गया। तब जाके ये गोलीय होने का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है, और जब गोली होने का कोई अस्तित्व नहीं है तो ये वाला भी, इसको हम मानेंगे कि ये वाला भी मुख्य फोकस भी इसका अनंत पर गया, और ये वक्रता केंद्र तो मतलब ये कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या भी कहाँ गई, अनंत पर गई। तब इसलिए समतल दर्पण प्लेन मिरर में वक्रता त्रिज्या जो होती है ये अनंत होती है, मुख्य फोकस दूरी जो है ये भी अनंत होता है, और इसका क्षमता, पावर की जब बात आती है तो हम जानते हैं कि P = 1/F, ये मीटर में होता है। तो क्षमता के बारे में अगर देखा जाए तो P = 1/, और ये इन्फिनिटी यहाँ पर रख दिया जाए तो अनंत का मान 1/0 होता है, तब इसलिए 1/, और ये 1/0, तब जाके ये ऊपर जब गुणा होगा तब 0। तब समतल दर्पण की जो पावर हो जाएगी वो 0 होती है, वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाती है, और मुख्य फोकस दूरी जो है ये अनंत होती है समतल दर्पण की। और समतल दर्पण में ध्यान रहे कि सदैव प्रतिबिंब सीधा बनता है और ये आभासी बनता है प्रतिबिंब। नंबर नेक्स्ट दर्पण के बारे में, नंबर 2 कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए, अब यहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए समझने चल रहे हैं हम लोग। ये उभरे हुए तल पर हम ये पॉलिश कर दिए, और ये दर्पण का जो है ये ध्रुव है, और ये वाला मुख्य फोकस, और ये वक्रता केंद्र है। अब इसमें समझेंगे हम लोग, जब वस्तु अनंत पर थी, ए बी वस्तु जब अनंत पर थी, ये वस्तु, तब जाके इसका जो प्रतिबिंब बना था ये मुख्य फोकस पर बना था, मुख्य फोकस पर, और ये उल्टा बना था। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम लोग लेके आए हैं, तब इसका प्रतिबिंब ठीक मुख्य फोकस के ये सम्मुख, मतलब पीछे ये आ गया है, दर्पण के और मतलब दूरी पर ये हट गया है। जब ये वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर लेके आ रहे हैं, जब ही ये प्रतिबिंब ठीक वक्रता केंद्र पर ही बना है और वस्तु के ठीक बराबर बना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के सम्मुख लेके हम जा रहे हैं,
वैसे वैसे वस्तु दर्पण से दूर भाग रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चेंजिंग हो रही है। अनंत पर रहने वाली वस्तु को माना जाता है कि बहुत बड़ी वस्तु है, इसलिए इसका इमेज बहुत छोटा बना हुआ है मुख्य फोकस पर। जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के सम्मुख लेके आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज भी दर्पण से दूर भाग रहा है, लेकिन इमेज की लंबाई भी वैसे वैसे बढ़ती हुई जा रही है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र पर इमेज और वस्तु की लंबाई सदैव बराबर हो जा रही है। अर्थात वस्तु की गति इधर है तो प्रतिबिंब की गति ठीक उसके विपरीत में है। और ठीक जब इसके आगे अब यही वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी जाती है, तब जाके ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये इमेज बनता है। और इमेज अब वस्तु से जो है बड़ा बन जाता है। और जो ही ये मुख्य फोकस पर लेके अब आते हैं हम वस्तु को, तो इसका जो इमेज जो बनने वाला होता है अब तुरंत ये अनंत पर चला जाता है। और पुनः लास्ट कंडीशन जो होता है, ये जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हम लेके आते हैं वस्तु को, तब जाके इस कंडीशन में इमेज जो है ठीक दर्पण के पीछे बन जाता है A डैश और ये B डैश, ये इमेज बन जाता है। और यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें V का मान पॉजिटिव होता है और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी बनता है। यही लास्ट कंडीशन, और ये आभासी बनता है। और यही कंडीशन जो है इसमें सीधा इमेज बनता है। और ध्यान रहे कि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है, ये बराबर भी बनता है और ये वस्तु से बड़ा भी बनता है। ये ध्यान है। और यही एक ऐसा दर्पण है अवतल दर्पण कि इसमें जो इमेज जो बनता है ये वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। ये 5 कंडीशन में वास्तविक है और 6वां कंडीशन में ये आभासी है। एक ऐसा ही दर्पण है ये अवतल दर्पण की इसमें V का मान नेगेटिव होता है और V का मान लास्ट कंडीशन में ये पॉजिटिव होता है। ये दर्पण है, इसको विशेष रूप से ध्यान रहे। और इसमें इमेज हम ये देख चुके हैं कि जैसे जैसे दर्पण की ओर वस्तु को लेके आ रहे हैं वैसे वैसे दर्पण से दूर भाग रहा है। तो इसीलिए हम समतल दर्पण में प्लेन मिरर में जब समझाए थे तो ये कहे थे कि अगर कोई प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर की ओर अगर जैसे जैसे हम दौड़ते हैं तो उसमें जो इसका इमेज बना होता है वो भी ठीक हमारे ओर विपरीत ये दौड़ते हुए 2v वेलोसिटी से आता है। ठीक इसी का दुगुना ये हो जाता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से हमको देखने के लिए मिल रहा है कि हम वस्तु को दर्पण की ओर भगा रहे हैं तो इमेज जो है दर्पण से दूर भाग रहा है। ये कंडीशन हुआ आपका कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम लोग समझने चल रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कंडीशन नंबर 3 कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसमें हम दर्पण बनाते हैं और ये पोल और ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस। अब जब अनंत पर जब इसमें वस्तु है, अनंत पर ए भी वस्तु है, तब ये इसको अगर भेजा जाता है मुख्य अक्ष के पैरेलल, तब ये परावर्तन के पश्चात ये इधर चली जाती है और ये भी परावर्तन के पश्चात इधर चली जाती है। तो इसको मिलाने पर एक बार इमेज यहाँ पर बनता है और एक बार इमेज ठीक मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। तो अब ये उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है कि इसमें जो इमेज बनने वाला होता है ये सदैव दोनों कंडीशन में आभासी बनता है और ठीक छोटा बनता है। और जब ये आभासी बनता है दोनों कंडीशन में छोटा बनता है। और एक ये ऐसा दर्पण है कि जिसमें आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता
है। और अवतल दर्पण में आवर्धन का मान 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है और 1 से अधिक होता है अवतल दर्पण में। और इसमें सदैव जो इमेज बनता है ये ठीक दर्पण के पीछे बनता है उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में दर्पण के ठीक सम्मुख भी बनता है इमेज और उसके पीछे भी इमेज बनता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले एक चीज यहां पर हम लोग समझेंगे। इसमें देखा जाए तो उत्तल दर्पण में ये जितना प्रकाश की किरण है ये जाती हैं, सबको ये क्या करता है कि ये अपसरित कर देता है, मतलब सभी किरणों को ये फैला देने का काम करता है। जितना मुख्य अक्ष की समांतर प्रकाश किरण जाती हैं सबको ये फैला देता है। और जब फैलाता है तब ध्यान रहे कि जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर अगर बहुत सारी किरणें मिलती हैं तब इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और यदि एक ही बिंदु से बहुत सारी प्रकाश किरणें अपसरित होती हैं तब इसको अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और जब एक ही ठीक पैरेलल में, मतलब एक समानांतर एक दूसरे के सभी किरणें चलती हैं तो इसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब ये दर्पण प्रत्येक किरणों को अगर फैला दे रहा है तो हम इसका एक नाम अलग से देते हैं। और अवतल दर्पण भी क्या करता है कि प्रत्येक किरणों को एक ही बिंदु पर सबको सिकोड़ देता है, केंद्रित कर देता है, इसलिए इसका एक अलग से नाम होता है और इसका भी एक अलग से नाम होता है। और ये अवतल दर्पण अब न कह के बल्कि इसको अवतल दर्पण तो कहेंगे लेकिन एक और नाम देंगे, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण का नाम देंगे। और ये कन्वर्जिंग मिरर, इसको आप कन्वर्जिंग मिरर के नाम से कहेंगे। और इसको डाइवर्जिंग मिरर, मतलब अपसारी दर्पण इसको कहेंगे। यहां पर नाम को केयरफुल रहेंगे। अब समझेंगे आप सभी लोग। नंबर नेक्स्ट टॉपिक इसमें अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग पहला जो है ये दाढ़ी बनाने में हजामत लोगों के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। नंबर 2 में हम समझेंगे हेडलाइट और सर्च लाइट में भी प्रयोग जो किया जाता है ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि परवलयिकार पैराबोलिक की ही भांति ये हेडलाइट में इसका प्रयोग कर दिया जाता है। और सर्च लाइट में क्योंकि प्रकाश की किरणों को ये केंद्रित करके पैरेलल भी बनाने का वर्क कर देता है। नंबर 3, आंख, कान, नाक और गले का जांच करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा, मतलब दंत चिकित्सा में भी इसका यूज भरपूर किया जाता है अवतल दर्पण का। नंबर नेक्स्ट में सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एनर्जी को एकत्रित करके एक डायरेक्शन में मूव करने का वर्क करता है। नंबर नेक्स्ट में परावर्तक दूरबीन में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है। और ये है अवतल दर्पण का उपयोग, इतना में किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग,
उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है, वाहन चालक जो होता है ठीक उसके बगल में, उसके सीट के जो बगल में जो दर्पण लगा होता है, ये उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि उत्तल दर्पण में हम ये देख चुके हैं कि सदैव जो इमेज बनता है ये छोटा इमेज बनता है, तो बड़े से बड़े क्षेत्र को भी छोटे क्षेत्र में कन्वर्ट करके दिखाई देने का वर्क करता है उत्तल दर्पण। इसलिए चालक पीछे की वस्तुओं को देखकर कंप्लीट रूप से अपनी वाहन को सही ढंग से चलाते हुए अपने साइड में जाता है। नंबर नेक्स्ट में गाड़ियों एवं सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणों को ये फैलाने का वर्क करता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात ये फैला देने का वर्क करता है। इसलिए हम लोग रोडों पर जो लैंप होता है, लैंपों में उत्तल दर्पण का ही उपयोग कर दिया जाता है ताकि प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाए। नंबर नेक्स्ट में दुकानों में चोरी होने से, जैसी दुकान है उसमें चोरी होने से नजर रखने के लिए चोरों पर इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि छोटा सा दर्पण होगा और बड़ा से बड़ा क्षेत्र को भी छोटे क्षेत्र में कन्वर्ट करके वो दिखाई देने का वर्क करेगा ताकि प्रत्येक चीज पर नजर पड़ी रहे। और नंबर नेक्स्ट में जो प्रयोग किया जाता है, 2 मंजिले सवारी सीढ़ी, मतलब दो मंजिले जो बस होती हैं उसमें जो सीढ़ी होता है उसको देखने में भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। और यहां से ये पूरा कंप्लीट होता है आप लोगों का लाइट का जो अभी तक टॉपिक हम पढ़ाए हैं आज का। और फिर उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू।